दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक सिगरेट की लत ने एक नेवी में आर्मी बनने वाले रोहित की ज़िंदगी तबाह कर दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे ज़रूर कर लें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम रोहित है और ये बात 6 साल पुरानी है। गांव में 12th करने के बाद अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए मैं पापा के साथ दिल्ली आया था। दिल्ली में मैं अपनी मासी के यहाँ रुका हुआ था। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तो मैंने दे दिया, लेकिन एक इंडियन नेवी के एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने फॉर्म भरा हुआ था और वो नेवी का एग्ज़ाम भी 10 दिनों में होने ही वाला था। पापा को कुछ काम था, इसलिए वो ये बोलकर गांव चले गए कि 10-12 दिनों में मैं वापस तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तब तक तुम दिल्ली में रहकर एग्ज़ाम्स की तैयारी करो और थोड़ा दिल्ली भी घूम लो। मासी ने भी मुझे रोकने के लिए काफ़ी फोर्स किया, तो मैं नेवी के एग्ज़ाम्स तक के लिए दिल्ली में ही रुक गया। मैंने खैर 10 दिन बाद नेवी के एग्ज़ाम दिए, लेकिन अब उधर गांव में पापा की तबीयत ख़राब हो गई और पापा मुझे लेने आने से मुकर गए। मम्मी ने बोला, एक काम कर, मौसा जी को बोल कि वो तुझे ट्रेन पे चढ़ा देंगे और गांव पहुंचने पर पापा तुझे लेने स्टेशन आ जाएंगे। मैंने भी यहाँ पे 15 दिन बिता लिया था और मुझे पापा की तबीयत की भी फिक्र हो रही थी, तो फिर मैंने ऐसा ही किया। नवंबर का महीना था और शाम के करीब 7 बज रहे थे। दिल्ली का आनंद विहार स्टेशन खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। लोग अपनी अपनी ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक मैं था जो अपनी आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई थी। मैं तब बस 17 साल का था, जिसने पहले कभी अकेले सफ़र नहीं किया था। 1000 सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे कि ट्रेन में कैसे लोग होंगे, रात को आंख लग गई तो सामान का क्या होगा, और भी कई सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। हालांकि जब मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था तो मैं बेचैनी महसूस किए बिना रह नहीं पा रहा था। मन कर रहा था कि मना कर दूं कि मैं अकेले नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ लग रहा था कि मना करूंगा तो कितनी ही बेइज्जती होगी और लोग भी कितना हंसेंगे कि स्टेशन आने के बाद वापस घर चला गया। फिर आगे की भी सोचकर मैंने मना नहीं किया कि अकेले जाने से मना करूंगा तो आखिर में पापा आएंगे मुझे लेने। इस सब में और ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि मेरी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन भी आ गई थी। मैं ट्रेन में बैठा और 10 मिनट में ही ट्रेन ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। शाम के करीब 7:30 हो रहे थे। मैं बता दूं कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करता हूं। मैंने सोचा था कि मैं आनंद विहार स्टेशन पहुंचकर सिगरेट खरीद कर पी लूँगा, लेकिन मौसा जी मेरे साथ साथ ही थे, जिससे ना तो मैं सिगरेट पी पाया ना खरीद ही पाया। अब ट्रेन में मुझे सिगरेट की हद से ज़्यादा तलब लग रही थी। मैं ट्रेन में ही गेट के पास जाकर इंतज़ार करने लगा कि कोई अगर सिगरेट गुटके वाला मिलेगा तो उससे खरीद कर पीऊँगा, या कोई गुटखा खाता हुआ ही आदमी दिखा तो उससे सिगरेट मांग कर पीऊँगा। लेकिन ना तो कोई सिगरेट पीने वाला आदमी दिखा, ना ही तो कोई बेचने वाला। रात के अब करीब 12 बज चुके थे और मेरी स्मोकिंग की तलब बढ़ती ही जा रही थी। मैं ट्रेन की गेट पे ही खड़ा हुआ होता हूँ, तभी ट्रेन धीमी होने लगती है। हवा के साथ साथ हल्की बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें पड़ने लगती हैं। एक सुनसान सा स्टेशन शुरू होता है और मुझे स्टेशन की दीवार के ठीक पीछे एक पनवाड़ी की दुकान दिखती है। ट्रेन उस दुकान को पार करके आगे बढ़ती है, लेकिन आगे लाल सिग्नल हो रखा था और ट्रेन धीमी होते होते दुकान से करीब 100-150 मीटर आगे स्टेशन पे ही रुक जाती है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी सिगरेट की तलब मानो इस कदर थी कि मैं बस खुशी के मारे उतरा और पीछे की तरफ सिगरेट लेने के लिए दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते हुए मैं सोच रहा था कि बस एक बार सिगरेट ले लूं और ट्रेन ने अगर सीटी मारी तो मैं पीछे किसी बॉगी में चढ़ जाऊंगा। तेज़ी से भागता हुआ 1 मिनट में ही मैं उस दुकान पे था। मैं सिगरेट लेता हूँ और उतने में ही ट्रेन बिना हॉर्न मारे झटके से चालू हो जाती है
मेरा दिल भी एक झटके के साथ धड़कता है और सिगरेट लेकर मैं वापस दीवार कूदकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चढ़ता हूँ और अपनी बॉगी की तरफ दौड़ लगा देता हूँ। लेकिन मेरी बॉगी काफ़ी आगे थी। तभी मैं सोचता हूँ कि किसी और बॉगी में चढ़ जाऊँ, लेकिन ट्रेन के पीछे साइड एसी वाली बॉगीज़ थीं और रात के टाइम उन लोगों ने बॉगी का गेट भी बंद किया हुआ था। मैं आवाज़ें लगाता हूँ, अरे खोलो दरवाज़ा, कोई है क्या। कितना ही चीखता हूँ लेकिन एसी में बैठे उन लोगों तक शायद ही मेरी आवाज़ पहुँच पा रही थी। अभी भी मैं ट्रेन के साथ भागते भागते करीब 500 मीटर आगे आ गया था। ट्रेन ने अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। मेरे जिस्म में भी अब एक अलग ही जोश था। अब मैं ट्रेन के पीछे भागे जा रहा था, लेकिन मेरी सांसें उखड़ने लगी और अब ट्रेन भी आगे बढ़ते बढ़ते मेरी आंखों से ओझल होने लगी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और थक हार कर उधर ही पटरी के साइड में बैठ गया। करीब 10 मिनट पटरी के साइड बैठने के बाद मैं वापस अब पैदल पैदल स्टेशन की ओर आने लगा। जिस दूरी को मैंने ट्रेन के पीछे भागने में 5 मिनट में पूरी कर ली थी, वापस आने में वही दूरी मानो आधे घंटे में पूरी हुई। वापस आकर मैंने स्टेशन का नाम देखा। वो स्टेशन माखनपुर था। अब स्टेशन के बाहर ना तो कोई दुकान ही खुली हुई थी और ना स्टेशन पे कोई लोग थे। स्टेशन पे दुकान के बाहर पहुंचकर मैंने कई आवाज़ें लगाई, लेकिन अब कोई उस पुकार का जवाब देने वाला नहीं था। फ़ोन देखा तो बस 20% चार्ज। जल्दी में मैंने फिर अपने घर वालों को फ़ोन किया और उन्हें फिर सारी बातें बताई। उन्हें ये भी बताया कि स्टेशन कितना सुनसान है और आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा जहाँ जाकर मैं रात बिता सकूं। लेकिन वो बजाय कि उस समय मेरी हिम्मत बढ़ाते, वो अलग ही मुझ पर गुस्सा करने लगे कि जल्दी से दूसरी ट्रेन पकड़ कर घर आ, फिर तुझे बताते हैं। खैर उन्हें सब बात बताकर मैंने फ़ोन कट किया। 2-4 बार मैंने और तेज़ तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ पे कोई जवाब देने वाला ही नहीं था। आखिर में मैं स्टेशन के ही बेंच पे आकर बैठ गया। स्टेशन के बीचों बीच लाइट वगैरह अच्छी खासी चल रही थी, तो भूत वूत का मेरे दिमाग में एक बार भी ख्याल भी नहीं आया। बस मैं अपनी हरकतों पे निराश था। अब मैं एक के बाद एक डब्बी में से सिगरेट निकाल कर पिए जा रहा था। ठंड भी लगने लगी थी और सामने बारिश भी हो रही थी। हर 15-20 मिनट में एक ट्रेन मेरे सामने से दनदनाते हुए गुजर जाती। मैं सोच रहा था कि काश कोई ट्रेन रुक जाए तो मैं उस पर चढ़ जाऊं। देखते देखते रात के 2:30 बज गए और मैं बेंच पे ही सो गया। करीब आधे ही घंटे बाद मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। झटके से ही मैंने अपना गाल पीछे किया और आँख खोली। जैसे ही आँख खुली देखा तो एक ट्रेन हॉर्न बजाते हुए दनदनाते हुए आ रही थी। तभी मैंने अपनी नज़रें सामने पटरी पे की तो देखता हूँ कि फटे चिटे कपड़ों में एक औरत खड़ी है और उस औरत पे मेरी नज़र पड़ी ही थी कि तेज़ी से आ रही ट्रेन उस औरत के ऊपर से होते हुए चली जाती है। मेरी तो चीख के साथ साथ एक पल के लिए सांसें ही रुक गई और एक तेज़ आवाज़ भी आई जैसे ट्रेन से कुछ टकराया हो। लेकिन ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक तक नहीं मारा और उसी तेज़ी के साथ ट्रेन आगे को बढ़ गई। जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजर गई तो देखता हूँ कि वही औरत सही सलामत पटरी के पीछे खड़ी थी। हैरानी के साथ साथ मुझे खुशी भी होती है कि वो औरत बच गई। मुझे लगा शायद वक्त रहते वो पटरी से पीछे हट गई होगी। लेकिन अभी भी अंदर ही अंदर मैं उस आवाज़ के बारे में सोच रहा था कि मैंने इसको तो ट्रेन से ठुकते हुए देखा और आवाज़ भी सुनी, तो ये सही सलामत पटरी के पीछे कैसे है। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि शायद नींद से डरते हुए जगा था और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ तो हो सकता है मुझे वहम हुआ हो। मैं अपने दिमाग में हज़ारों चीज़ें सोच रहा था और सामने 20 फीट की दूरी से वो औरत भी मुझे घूरे जा रही थी। और तभी मैं उस औरत से पूछता हूँ, अम्मा जी आप ठीक हो? मुझे तो एक पल को लगा था कि कोई हादसा हो गया। उस औरत ने हंसते हुए मुझे देखा और हाँ में अपना सिर हिलाया। अब वो मेरी तरफ बढ़ने लगी
और प्लेटफॉर्म पे चढ़ने की कोशिश करने लगी। आगे बढ़ते हुए मैंने भी उसकी मदद करते हुए उसे स्टेशन के ऊपर चढ़ाया। मैं फिर वापस पीछे आकर बेंच पे बैठ गया और वो औरत भी मेरे साथ ही आकर बेंच के ठीक सामने ज़मीन पे बैठ गई। मुझे एक पल को लगा होगी ये कोई भीख मांगने वाली औरत या जिसके पास खुद का घर ना हो। मैंने उससे पूछा, अम्मा जी यहाँ पे ट्रेन कब कब रुकती है? लेकिन फिर दोबारा उसने अपना चेहरा हंसने वाला बना लिया। अब उसकी हंसी में मानो एक दहशत थी, जैसे कि उसे मेरे सवालों का फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। मैं उसके तरफ घूरे जा रहा था और वो भी मुझे डरावनी हंसी के साथ घूरे जा रही थी। उसकी हंसी में मानो एक राज छुपा हुआ था। मुझे अंदर ही अंदर डर तो लगने लगता है, लेकिन मैं एकदम नॉर्मल रहता हूँ। उसे एहसास नहीं होने देता कि मुझे डर लग रहा है। मैं बेंच पे ही बैठा था और वो भी बिल्कुल शांत बैठी थी। बैठे बैठे आधा एक घंटा होने आ गया था। कुछ देर और वहाँ बैठने के बाद अब हल्की रोशनी होने लगी थी, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अभी रात नहीं थी। एकदम धीमी रोशनी, जिससे लग रहा था कि अब आधे घंटे में उजाला हो जाएगा और फिर किसी की मदद से मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। मैं बेंच से उठता हूं और आगे बढ़ते हुए सिगरेट जलाता हूं। सिगरेट के 2 फूंक मारकर जैसे ही मैं पीछे पलटता हूं तो वो औरत बिल्कुल मेरे मुंह पे ही खड़ी थी। मेरे मुंह से एकदम डरते हुए निकलता है, अबे! और मैं एक कदम पीछे हटता हूं। वापस वो हंसने लगी। अब मुझे लगने लगा कि ये कोई पागल होगी। मैं अब कड़क आवाज़ में बोला, पागल वागल है क्या? क्या चाहिए तुझे? सिगरेट पिएगी? अजीब हरकतें कर रही है। एक के बाद एक मैंने उसे सुनाना चालू कर दिया। अब तक वो जो हंस रही थी, अब मुझे वो गुस्से में देखने लगी और इशारे से सिगरेट मांगने लगी। खैर, मैंने सोचा कि इसे एक सिगरेट दे ही देता हूँ और इससे अपना पीछा छुटाता हूँ। मैंने गुस्से में अपना चेहरा बनाकर डब्बी से एक सिगरेट निकाली और उसके तरफ बढ़ाई। तभी वो मेरा हाथ पकड़ ली। मैंने झटके से अपना हाथ छुटाने की कोशिश करी, लेकिन उसने मेरा हाथ मानो ऐसा जकड़ लिया था कि मेरा हाथ टस से मस नहीं हो रहा था। मेरे आँख में आंसू आ गए और मैं उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन वो मुस्कुराए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ से मेरे हाथ को चिपका ही लिया हो। कितना ही कोशिश करने के बाद मैं अपने हाथ नहीं छुटा पा रहा था। उतने में ही मैं देखता हूँ कि वो औरत करीब आधे फीट हवा में उठती है और मेरे हाथ पकड़कर मुझे पूरे प्लेटफॉर्म पर खींचने लगती है। वो मुझे घसीटते हुए प्लेटफॉर्म के बाहर ले जा रही थी। मैं समझ गया कि ये ज़रूर कोई चुड़ैल या आत्मा है। मैं उससे रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगा और गला फाड़ कर मदद की गुहारें लगाने लगता हूँ। तभी ये कोई तो प्लेटफॉर्म पे मेरी आवाज़ सुनकर आया और पता नहीं, शायद उसे भगवान ने ही भेजा था। वो पीछे से उस चुड़ैल को आवाज़ लगाता है, लेकिन फिर भी वो मुझे पूरे प्लेटफॉर्म पे घसीटते हुए पटरियों के साइड बड़े बड़े घास जैसे जंगलों में ले गई। इतने में ही मैं भी डर के बेहोश हो गया। जब आँख खुलती है तो मैं हॉस्पिटल में होता हूँ और मेरे पापा मम्मी और मेरे गांव के ही रिश्तेदार लोग हॉस्पिटल में ही थे। हॉस्पिटल में ही इलाज के साथ साथ मेरी झाड़ फूंक भी हो रही थी। मुझे बेहोश होते हुए 2 दिन हो चुके थे। आँख खुलने पे तो मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। मैं लेकिन अभी भी माखनपुर गांव में ही एक हॉस्पिटल में था। अगले दिन जब मैं थोड़ा और नॉर्मल हुआ, तब मेरे घर वाले बताए कि स्टेशन की तरफ गांव का ही एक बंदा सुबह टॉयलेट करने आया था और उसने मुझे देखा कि मैं प्लेटफॉर्म पे घिसटते हुए जा रहा हूँ। मैंने पापा की बातें काटते हुए बोली कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई औरत हवा में खींच कर लेकर जा रही थी। ये सुनकर पापा भी थोड़ा हैरान थे। खैर, वहाँ पे बात आई गई हो गई और जो गांव के ही बाबा मेरा झाड़ फूंक कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अब डरने की बात नहीं है, बला टल चुकी है। पापा ने बताया कि उन्होंने मेरे फ़ोन पे कॉल किया था, जिससे गांव के लोग ने ही फ़ोन उठाया और उन्हें मेरा पता बताया, जिससे मेरे गांव वाले और मेरे पापा मेरे पास आ सके।
जब मैं अगले दिन अपने गांव में घर पे आया तो पापा ने बताया कि मैं अब कभी भी अपना राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी राइट हैंड की हड्डी पूरी डिसलोकेट हो चुकी है और कितनी ही जगह एकदम चूर हो चुकी है। ये दाहिना हाथ मेरा वो ही था जिसे उस चुड़ैल ने पकड़ा था। कुछ दिन बाद मेरे नेवी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं और मैं नेवी आर्मी में सिलेक्ट भी हो चुका था, लेकिन 4 महीने तक मेरे हाथ में प्लास्टर लगा था और मैं हर दिन रो रो कर गुजारता था कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन इस हाथ से अब मैं कभी भी कोई भारी काम नहीं कर सकता, ना ही तो मैं नेवी में ज्वाइन कर सकता था। अभी गाँव में ही अपने घर के बाहर मेरी छोटी मोटी दुकान है जिससे बस हमारा घर का गुजारा चलता है। पहले तो मैं ये सोचता था कि अगर मेरे हाथ के साथ ये हादसा ना हुआ होता तो शायद आज मैं समुंदर में नेवी आर्मी बनकर किसी बड़े जहाज़ को संभाल रहा होता और एक अलग ही प्रोफेशनल लाइफस्टाइल होती। लेकिन अब मैंने ये सब भी सोचना छोड़ दिया है और जितना शायद मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल रहा है। काफ़ी मुश्किल से मैंने खुद को वापस संभाला है, लेकिन आज मैं वापस खुश हूँ और गांव में ही मेरी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शेडी घोस्ट स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।